नमस्ते स्टूडेंट्स, हमारे 12th क्लास फिजिक्स कोर्स में स्वागत है सभी का। हम 12th क्लास राजस्थान बोर्ड के जो 12th क्लास फिजिक्स का कोर्स है उसको स्टेप बाय स्टेप पूरी जो बुक्स है उसको सोल्व करते जा रहे हैं। और उसको सोल्व करते करते हम फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने जो कुछ एग्जाम्पल थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे 1.8 तक। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत अध्यारोपण के सिद्धांत पर आ पहुँचे हैं। ये अध्यारोपण का सिद्धांत ये क्या है, किस लिए उपयोगी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली चीज़ ये हमें देख लेनी है कि एक जो कूलाम का नियम है, पहली चीज़ जो इसमें सबसे पहले समझने वाली है कूलाम का नियम। ये हम इसको सेकंड फेज़ में समझेंगे। जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है इसको सेकंड फेज़ में समझेंगे। फर्स्ट फेज़ है कूलाम का नियम की एक सीमा है या सीमा कहें या शायद कहें कमी। वो ये कमी है कि ये कूलाम का नियम सिर्फ और सिर्फ दो आवेशों की बात करता है। जब हम कूलाम के नियम पढ़ते हैं शुरुआत में तो हम देखते हैं कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो कूलाम बल है सिर्फ और सिर्फ दो बिंदुवत आवेशों की बात करता है कि इन दोनों के बीच में दूरी r है, आवेश q1 q2, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम बल वो होगा k q1 q2 ओवर r²। उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और एक नियतांक हम उपयोग में लेते हैं। लेकिन यदि कूलाम के नियम के सामने कह दिया जाए अगर तीन आवेश हों तो उनके मध्य कितना बल लगेगा, क्या बल लगेगा, कैसे बल लगेगा, ये तीसरा बल और तीसरा आवेश और आ गया। अब बताइए इन तीनों आवेशों के मध्य क्या बल लगेगा, कैसे बल लगेगा। तो यहाँ पे आकर के कूलाम का जो सिद्धांत है या कूलाम का जो नियम है वो स्तब्ध रह जाता है, वो खामोश हो जाता है, वो चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि कूलाम का जो बल है सिर्फ और सिर्फ दो बिंदु आवेशों के बात करता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अगला जो सिद्धांत है वो है अध्यारोपण सिद्धांत। ये अध्यारोपण सिद्धांत बहुल आवेशों यानी दो से अधिक आवेशों में जो बल लगेंगे, जब दो आवेशों से अधिक हो जाएंगे तब हम बल बोलेंगे बहुल आवेशों। तो बहुल आवेशों के मध्य बल किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, और उसमें अध्यारोपण के सिद्धांत का हम उपयोग किस तरीके से करके उनके मध्य लगने वाले बल को निकालेंगे। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये जो अध्यारोपण सिद्धांत है वो कूलाम के बल का कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, या यूँ बोल सकते हैं उसकी सप्लीमेंट्री है, यानी उसको पूर्ण करता है। कूलाम का नियम कहता है दो आवेशों की, अध्यारोपण कहता है कि अन्य और भी आवेश आ जाएं तो उनके मध्य क्या बल लगेगा, उन बलों की भी वो बात करता है। इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हुए हम अध्यारोपण के सिद्धांत को समझने के लिए फेज 2 इस दूसरे बिंदु की बात करते हैं। दूसरा बिंदु क्या कहता है, अभी हमने अध्यारोपण का सिद्धांत ना तो मैंने इस पर लिखा है ना भी अध्यारोपण का सिद्धांत बताया है मैंने। अध्यारोपण के सिद्धांत को समझने के लिए पहले ये कूलाम बल की जो कमी है वो पता आनी चाहिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो ये है दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। विशिष्ट यहाँ पे शब्द इसलिए लिखा है कि वो आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी। कूलाम बल दो तरह का होता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। यानी वो विशिष्ट या तो आकर्षण तरह प्रकृति का होगा या प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो ये आवेश है q1, ये आवेश है q2, इन दोनों के मध्य बल लगेगा वो होगा k q1 q2 ओवर r²। अब ये वाला बल जो इन दोनों के बीच में लग रहा है ये बल इसकी उपस्थिति के कारण कोई प्रभावित नहीं होगा, यानी ये q3 इस बल को प्रभावित नहीं करेगा। और दूसरी तरीके से देखते हैं, अब इन दोनों की बात करें Q2 और Q3, इन दोनों के मध्य बल लगेगा,
वो बल क्या होगा, मान लेते हैं ये बल तो है F1, ये बल है F2 इज इक्वल टू K Q2 Q3 ओवर इनके बीच की दूरी, मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी है R1, इन दोनों के बीच की दूरी है R2, तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर। और ये जो बल है Q2 और Q3 के बीच में लगने वाला बल इस आवेश की उपस्थिति से कोई प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह इन दोनों के बीच में भी बल लगेगा क्योंकि ये दोनों भी आवेश हैं। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में लगने वाला बल F3 है, तो F3 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q3 ओवर R3 स्क्वायर, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी R3 है। तो ये जो बल है Q1 और Q3 के बीच में, ये इस Q2 की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीन आवेशों के आपस में कुल मिलाकर 3 बल लगेंगे, लेकिन ये तीनों बल जब 2 के बीच में बल लग रहा है तो वो तीसरे आवेश की उपस्थिति में वो पहला बल प्रभावित नहीं होगा। यानी कि इन आवेशों में आपस में अलग अलग कूलाम बल लगेंगे, लेकिन वो बल उस अन्य तीसरे बचे हुए आवेश के कारण प्रभावित नहीं होगा। ये एक समझने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत में प्रवेश करने से पहले समझने वाला ये विशिष्ट बिंदु है। पहला बिंदु कूलाम के नियम की सीमा है, कमी है कि वो 2 बिंदुओं तक ही बात, 2 आवेशों तक ही बात करता है, तीसरे आवेश तक बात नहीं करता है। और दूसरा ये है कि जब 2 आवेशों के मध्य बल लग रहा होता है तो अन्य और भी उसके पास में कोई और दूसरे आवेश आ जाएं, यहाँ पे तो सिर्फ 3 आवेश की बात है, और भी आ जाएं, ये Q4 या Q5, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल इन बाकी बचे शेष आवेशों के उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। ये इस अध्यारोपण में सिद्धांत में प्रवेश करने की पहली अध्यारोपण का सिद्धांत, ये बोर्ड पे मैंने उसका स्टेटमेंट लिखा है, 3 लाइनों का स्टेटमेंट है। बोर्ड में 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो ये स्टेटमेंट अपन को लिखना होता है। क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत, देखते हैं हम। किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, मान लेते हैं हमारा ये जो किसी स्थिर बिंदु आवेश Q0 है, वो जो आवेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, अन्य आवेश हैं Q1 Q2 Q3 Q4, ये अन्य 4 आवेश हैं। और भी आगे इसको फर्दर और आगे संख्या इसकी बढ़ा सकते हैं। यहाँ बोर्ड पे मेरे को समझाने के लिए 4 आवेश मेरे ख्याल से पर्याप्त हैं। इनसे समझ में आने के बाद अपन इसमें 5, 6, 7 और भी कई मात्रा में आवेशों की संख्या लेकर के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, इन चारों आवेशों के कारण जो इसके ऊपर बल लगेगा उसका परिणामी यानी उसका टोटल, सदिश योग के अनुसार उसका टोटल अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर कहने का मतलब ये है कि किसी स्थिर आवेश पर अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बल लगेंगे। पहले इस Q1 आवेश और Q2 आवेश के कारण एक बल लगेगा कूलाम बल F Q0 Q1 ओवर R स्क्वायर, इन दोनों के बीच में बल लगेगा, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच में बल लगेगा Q0 और Q2 के बीच में अलग अलग, इसका अलग बल होगा, इसका इस पर अलग बल लगेगा कूलाम बल, अपन उसी फॉर्मूले से निकालेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर से। इसके कारण फिर एक अलग बल लगेगा, इसके कारण फिर एक अलग बल लगेगा। उन अलग अलग बलों का क्या करना पड़ेगा हमें, सदिश योग, तो हमें उसका परिणामी बल मिल जाएगा। यानी इन अन्य सभी आवेशों के कारण जो अलग अलग बल लगेंगे कूलाम के नियम के अनुसार, उन सारे बलों का जो सदिश योग कर दिया जाएगा, तो वो सदिश योग जो होगा वो हमारे इस स्थिर आवेश पर लगने वाले कुल बल के या परिणामी बल के बराबर होगा। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं इसके। मान लेते हैं कि हमारा जो ये स्थिर आवेश है Q, क्योंकि अपन निर्देशांक में बात कर रहे हैं, अब अगर अपन सीधी बात करें तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी R01 है, 0 और 1, Q0 और Q1 के बीच की दूरी R01, Q0 और Q2 के बीच की दूरी R02 और
इन Q0 और Q3 के बीच की दूरी R03 और Q0 और Q4 के बीच की दूरी R04। ठीक है, ये अलग अलग दूरियां हैं। ठीक, तो इस Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा, इन चारों द्वारा अलग अलग जो बल लग रहे हैं उनके सदिश योग के बराबर होगा। तो अलग अलग बल मान लेते, पहले अपन इसके और इसके बीच में लगा हुआ बल निकालते हैं, तो वो होता है हमारा, मान लेते हैं उसको अपन लिख रहे हैं F01। वो F01 होगा कि Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर। चूँकि ये सदिश बल एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर अपन इसको सदिश रूप में लिखने के लिए R01 इसकी दिशा होगी R01 की दिशा में। यहाँ पे इकाई सदिश लगाएंगे, क्योंकि ये जो बल है ये R01 की दिशा में लगेगा। यानी ये अगर इसके ऊपर बल लगाएगा तो इसकी दिशा क्या होगी, इस दिशा में। इसको अगर डैश 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 करके लिखें तो ये जो बल होगा वो इस दिशा में लगेगा। अगर अपन इन दोनों के बीच में माने कि ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये बल इस दिशा में लगाएगा। यानी ये हमारा है F01। ठीक है, अब दूसरा बल निकालते हैं अपन। इन दोनों के बीच में लगने वाला जो कूलाम बल होगा वो होगा, इसको मान लेते हैं F02 सदिश रूप में। तो वो हो जाएगा कि Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये इसकी दिशा क्या होगी, 02 की दिशा में लगेगा। 02 की दिशा कौन सी है, 02 की दिशा ये है। तो ये जो बल होगा वो इसी के जस्ट सीध में इस दिशा में लगेगा। इस दिशा में होगा हमारा F02 बल होगा इस दिशा में। अब अपन बात करें इस बल की, Q0 और Q3 के बीच में लगने वाला जो बल होगा, मान लेते हैं ये बल है हमारा F03। वो है कि Q0 Q3 ओवर R03 का स्क्वायर। ये किस दिशा में होगा, R03 कैप लगाएंगे इकाई सदिश को। किस दिशा में होगा, मान लेते हैं ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल इसको लगाएगा इस दिशा में। ये हमारा F0। और अगर हम चौथे बल की बात करें तो सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं F04 इज इक्वल टू के Q0 Q4 ओवर R04 का स्क्वायर। और किस दिशा में लगेगा, 04 की दिशा में। ये दिशा है, यहाँ पे ये कोई ये यहाँ पर ये कोई ना तो संख्या है, ये ना कोई यहाँ पे किसी का मान लिखना है। चूँकि अपन इसको सदिश रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो ये जो पूरा बल है, ये जो परिमाण है, किस दिशा में लगेगा उस दिशा को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर ये R04 कैप। तो यानी ये जो बल है वो लगेगा इस दिशा में। ये हो गया हमारा F04। तो ये चार बल अलग अलग हैं। अब जो परिणामी बल होगा वो परिणामी बल इन चारों बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो मान लेते हैं हम परिणामी बल हमारा है F। तो ये परिणामी बल जो है इनके सदिश योग, यानी F01 सदिश प्लस F02 सदिश प्लस F03 सदिश प्लस F04 सदिश, इन चारों बलों के सदिश योग के बराबर हो। यहाँ हमने सिर्फ अतिरिक्त 4 आवेश ही लिए हैं। अगर आवेश 4 से अधिक हों तो भी हम इसके लिए अगर एक और आवेश होता है यहाँ पे प्लस F05 आ जाता है। जितने भी आवेश हों उन सारे बलों के, सारे आवेशों के अलग अलग जो भी बल होंगे उन सारे बलों का हम सदिश योग कर देंगे, तो हमारे पास जो हमारा एक स्थिर बिंदु आवेश है Q0 उस पर परिणामी बल आ जाएगा। तो ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है हमें यही जानकारी देता है, यही हमारे लिए उपयोगी है कि हम एक बिंदु आवेश पर खूब सारे ढेर सारे आवेशों के कारण अगर हमें बल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। क्योंकि कूलाम बल सिर्फ 2 बिंदु आवेशों के लिए होता है, तो हम अन्य आवेशों की तुलना में कैसे, अन्य आवेशों के कारण उस एक आवेश पर बल कैसे निकालेंगे। तो हमें अध्यारोपण के सिद्धांत का मदद लेना पड़ेगा। हमें अलग अलग बल निकाल लेना पड़ेगा। पहले सारे आवेशों के कारण उस एक अकेले आवेश पर अलग अलग बल निकालेंगे। इस तरह से अलग अलग आवेश, देखो इसमें एक आवेश तो कॉमन है Q0, इस Q0 पर अपन Q1 के कारण आवेश निकाल रहे हैं,
यहाँ पर Q2 के कारण बल निकाल रहे हैं, यहाँ पर Q3 के कारण बल निकाल रहे हैं Q0 पर, और यहाँ पर Q4 के कारण अलग अलग बल निकाल लिया है हमने। अब इन चारों बलों को सदिश रूप में जोड़ देने पर, क्योंकि ये सदिश राशि हैं, ये सदिश हैं, इन सदिशों को जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग किया जाएगा, त्रिभुज के नियम का उपयोग किया जाएगा, और इनका उपयोग करके हम इनको जोड़ेंगे तो हम इसके ऊपर परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम ऐसे कुछ उदाहरण करेंगे जिसमें इसकी उपयोगिता कितनी है और इसको उपयोग कैसे करते हैं। जितना ये जटिल लगता है उतना जटिल है नहीं, बहुत ही आसान है। अगले जब हम कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे तो हमें उसमें ये क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।